नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, शाहजहां के प्रारंभिक जीवन के विषय में, उसके विवाह और उसके राज्यारोहण के और उसके परिवार के विषय में। अब हम देखेंगे शाहजहां की विजयों को, शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्णकाल क्यों कहा गया। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और मुगल जानकारी से रूबरू होते रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे शाहजहां के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार की। तो दोस्तों, वैसे तो शाहजहां का शासनकाल अकबर के समय से विशाल साम्राज्य था और जहांगीर के शासनकाल में भी उसमें कुछ वृद्धि हुई थी। वहीं आप देखेंगे कंधार मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गया था। इस समय शाहजहां को कुछ जनजातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे उसने पराजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। साथ ही उसे 3 बड़े राज्यों जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा से भी सामना करना पड़ा। किंतु यहाँ की विजय उसकी अस्थायी विजय ही सिद्ध हुई, क्योंकि अंत समय में उत्तराधिकार के युद्ध के कारण औरंगजेब उन्हें पूर्ण रूप से विजयी नहीं कर पाया। साथ ही शाहजहां ने पुनः मध्य एशिया क्षेत्र में बल्ख, बदखसा और कंधार को पुनः हासिल करने का प्रयास किया, जिसमें कंधार एक बार उनके हाथ में आ भी गया, किंतु बाद में वह पूर्ण रूप से उनके हाथ से निकल गया। इसके लिए शाहजहां ने सर्वप्रथम मुराद को भेजा। उसके बाद स्वयं शाहजहां भी आप देखेंगे काबुल तक गया। उसके बाद उसने औरंगजेब और दारा सिकोह को भी भेजा, किंतु उन्हें कुछ सफलता ही प्राप्त हुई और अंततोगत्वा वहां के वातावरण के कारण वह भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी शाहजहां ने दारा सिकोह को इकबाल बुलंद या शाह इकबाल बुलंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो आइए हम देखते हैं शाहजहां का साम्राज्य विस्तार। इसके अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले मालवा। यहाँ पर भागीरथ भील और मारवी गुण जो उपद्रव कर रहे थे, उन उपद्रवों को 1632 से 1644 ईस्वी के मध्य नासिर खान द्वारा पराजित कर दिया गया और उन्हें विजित करके मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया गया। इसके बाद अहमदनगर की बात आती है। अहमदनगर में आप देखेंगे इस समय 1636 ईस्वी में निजाम मुर्तजा द्वितीय शासन कर रहा था। इसे पराजित करने के लिए शाहजहां ने आसफ खां को भेजा। आसफ खां ने निजाम मुर्तजा को पराजित किया, संधि करने के लिए बाध्य किया और उसके जो क्षेत्र जिन पर बालाघाट और आसपास के क्षेत्र निजाम मुर्तजा ने शाहजहां के उपद्रव के समय जीत लिया था, अब शाहजहां ने उन्हें पुनः आसफ खां के माध्यम से प्राप्त कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे छोटा तिब्बत का क्षेत्र। यहाँ का शासक अब्दाल था, जिसने यहाँ पर उपद्रव मचा रखा था और साथ ही साथ आप देखेंगे कश्मीर के लोगों को यहाँ पर शरण दे रखी थी। ऐसी स्थिति में 1638 ईस्वी में शाहजहां ने छोटा तिब्बत पर आक्रमण के लिए जफर खान को भेजा और जफर खान ने अब्दाल को पराजित करके छोटा तिब्बत का क्षेत्र भी विजित कर लिया था। इस प्रकार छोटा तिब्बत भी मुगल साम्राज्य के अधिकार में आ गया। उसके बाद आप देखेंगे असम, गढ़वाल और कुमायूं, इन क्षेत्रों को 1639 से लेकर 1656 ईस्वी के बीच में अहोम जनजाति और श्याम शाह के विद्रोह का सामना करना पड़ा था मुगल शासकों को। मुगल सेनापतियों द्वारा इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया और इन्हें विजित करके अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमा को भी सुरक्षित कर लिया गया था। इसके बाद आता है गोलकुंडा, बीजापुर। आप देखेंगे गोलकुंडा में इस समय अब्दुल्ला कुतुब शाह शासन कर रहा था। यहाँ पर 1656 शाहजहां ने अपने राज्यारोहण के पश्चात ही आसफ खां को, फिर महाबत खां को और आप देखेंगे बाद में औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया और गोलकुंडा और बीजापुर को विजित करने की जिम्मेदारी सौंपी, किंतु वह भी
2 बार ही उनसे हर्जाना लेकर उनसे संधियां करने लगा और पूर्ण रूप से गोलकुंडा और बीजापुर को विजित करने में वह भी असफल रहा, क्योंकि इस समय उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत होना प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में गोलकुंडा और बीजापुर की जो विजय थी वह भी अस्थायी विजय के रूप में सिद्ध हुई। अगली विजय में आप देखेंगे पलामाऊ की विजय थी, जो 1643 में यहाँ के शासक प्रताप द्वारा विद्रोह किया गया, जो कि बिहार के पास का क्षेत्र था। इसे विजित करने के लिए अब्दुल्ला खां को भेजा गया था, जिसने प्रताप को पराजित कर पलामाऊ का क्षेत्र भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कोई बड़ी विजय नहीं हासिल की गई, केवल अहमदनगर के उन क्षेत्रों को विजित किया गया जो पहले मुगल साम्राज्य के अधीन थे और जिन्हें आप देखेंगे पुनः निजाम मुर्तजा ने मुगल कालीन राजकुमारों के आपसी संघर्ष के कारण विजित कर लिया था। अब हम बात करते हैं मध्य एशिया में, जैसे कंधार, बल्ख और बदकसा वाले क्षेत्रों को। इन्हें आप देखेंगे एक समय शाहजहां अपने अधिकार में करने में सफल रहा, किंतु उसके इन सारे क्षेत्रों पर उस समय पानी फिर गया जब कंधार, बल्ख और बदकसा के क्षेत्रों पर शाहवंश ने वापस अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार मध्य एशिया की नीति शाहजहां की पूर्ण रूप से विफल रही। तो ये था शाहजहां के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत के क्षेत्र। अब हम बात करेंगे शाहजहां कालीन तत्कालीन दरबारी कवि, इतिहासकारों, उसके समय के प्रमुख साहित्य, संगीतज्ञ, दरबार के प्रमुख चित्रकार और विदेशी यात्रियों की। तो दोस्तों, उनका दरबारी कवि जगन्नाथ पंडित था, जिसने गंगाधर और गंगा लहरी जैसी प्रमुख ग्रंथों की रचना करने का कार्य किया था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे मोहम्मद सादिक खान, जिसने शाहजहां नामक प्रमुख ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद मोहम्मद अमीन काजबीनी, जिसने पातशाह नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने भी पातशाह नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद मोहम्मद बारिश ने पातशाह नामक ग्रंथ की रचना की और मोहम्मद साली, जिसने अमले साली नामक ग्रंथ की रचना की थी। आप देखेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद अमीन काजबीनी के पातशाह नामा से हमको गुजरात और दक्षिण भारत में जो भयंकर अकाल पड़ा था उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ इस विषय में पीटर मुंडी, जो इटालियन यात्री था, जो मुगल दरबार में 1630 से 34 ईस्वी रहा, इसने भी दक्षिण भारत के दुर्भिक्ष की जानकारी दी थी। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं प्रमुख संगीतज्ञों की। इसके अंतर्गत लाल खां, जिसे गुण समुंदर की उपाधि दी गई थी। इसके बाद खुशहाल खां और विश्राम खां, ये प्रमुख संगीतज्ञ थे जो शाहजहां के दरबार की शोभा बढ़ाने का कार्य करते थे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में मोहम्मद फकीर, मीर हासिन, मुरार कुनर, मोहम्मद नादिर, अनूप और चित्रा प्रमुख थे, जिन्होंने दरबारी चित्रकारी को महत्व दिया। इसके साथ ही हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में अनुदित साहित्य की, जो दारा सिकों द्वारा किया गया था। इसमें योग वशिष्ठ, जिसका 1650 ईस्वी में अनुवाद किया गया। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का 1652 ईस्वी में किया गया। उसके बाद वेदों का संकलन करना और 52 उपनिषदों का संकलन सिर एकवर के नाम से दारा सिकों के द्वारा किया गया। इस प्रकार दारा सिकों, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, उदार था और जो अध्यात्म में रुचि रखता था, उसने ग्रंथों का अनुवाद करने का कार्य किया। शाहजहां के शासनकाल में जो तत्कालीन विदेशी यात्री भारत आए, उनमें जॉन लायट, जो कि डच यात्री था, यह 1626 से 1631 के मध्य रहा। दूसरा जॉन फियर, जो अंग्रेज यात्री था, यह 1627 से 1631 ईस्वी तक रहा। उसके बाद पीटर मुंडी, जो यह इटालियन यात्री था, जो 1630 से 1634 ईस्वी तक रहा। उसके बाद ट्रेवेनियर, जो फ्रेंच जोहरी था, यह 1641 से 1687 ईस्वी तक रहा। अब हम बात करते हैं शाहजहां कालीन स्थापत्य कला की, वास्तुकला की। आप देखेंगे शाहजहां का शासनकाल वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता था। उसे स्वर्ण युग कहने के अनेक कारण थे,
क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ, सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण होने का कार्य हुआ और उनमें संगमरमर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इसके अंतर्गत अब हम बात करते हैं शाहजहां कालीन आगरे की इमारतों की। आगरे की इमारतों में विश्व प्रसिद्ध अजूबे, जो हमारे विश्व के 7 अजूबे हैं, उसमें से एक है ताजमहल। इसका निर्माण कार्य आप देखोगे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था और यह 1631 से लेकर 1653 ईस्वी अर्थात 22 वर्षों में 9 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। इसके साथ ही आप देखेंगे आगरा के इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, जिनका 1628 और 1638 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही साथ मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, शाह बुर्ज, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद ये आगरे के किले के अंदर निर्मित करवाई गई थी। मोती मस्जिद का निर्माण 1648 ईस्वी में हुआ और जामी मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बड़ी पुत्री जहांआरा ने करवाया था। तो ये थी शाहजहां कालीन आगरा में निर्मित इमारतें। इसके बाद अब हम बात करते हैं शाहजहां के द्वारा दिल्ली की इमारतें, जिसमें आप देखोगे शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद नामक नगर को बसाने का कार्य किया था, जो यमुना तट के दक्षिणी किनारे पर बसाया गया था। यहीं पर आप देखोगे शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने यहीं पर लाल किले का निर्माण करवाया, जो 1 करोड़ की लागत से बना था। इसे 1648 ईस्वी में पूर्ण किया गया। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसे लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखोगे दीवाने आम, दीवाने खास बनाए गए। दीवाने खास की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह बात शाहजहां के दीवाने खास में लिखी हुई है। इसके साथ ही आप देखेंगे दीवाने आम में शाहजहां का तख्ते ताऊस, जो कि रत्न जड़ित था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, उसे दीवाने आम में सजाया गया था। इसके साथ ही साथ हीरा महल, रंग महल और नहरे बहिश्त ये दिल्ली के किले में बनी हुई अन्य इमारतें थीं। इसके बाद लाहौर के किले में निर्मित इमारतें, इसके अंतर्गत दीवाने आम, नौलखा महल, ख्वाब महल, शीश महल और शाह बुर्ज, ये सभी इमारतें शाहजहां कालीन है और शाहजहां ने इनमें विशेष रुचि लेते हुए इन्हें निर्मित करवाने का कार्य किया था। ताजमहल का वास्तुकार आप देखोगे अब्दुल हमीद लाहौरी था और इसका मिस्त्री उस्ताद ईसा था, जिसके नेतृत्व में ताजमहल निर्मित होने का कार्य हुआ था। तो ये थी शाहजहां कालीन वास्तुकला के क्षेत्र में उन्नति और इसीलिए शाहजहां काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे शाहजहां कालीन उत्तराधिकार का युद्ध एवं शाहजहां का मूल्यांकन। तो दोस्तों आप इसी प्रकार मेरे वीडियो देखते रहें और मुगल जानकारी से रूबरू होते रहें।